अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। वीक का आगाज़ है, पॉजिटिविटी प्रिवेल है, साथ साथ इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स आपको पता है कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं इस न्यूज़ के बाद। खासकर हम देख रहे हैं जब पाकिस्तान ने मीडिएटर का एक अच्छा किरदार अदा किया, एक पॉजिटिव किरदार अदा किया, स्टॉक एक्सचेंज में भी ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट आया। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम पीस प्रिवेलिंग कंट्री हैं। किस तरीके से दो एक हम कह सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो एक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था उसको हैंडल करा, उसको एक प्रॉपरली रिजॉल्व की तरफ और अग्रीमेंट की तरफ लेकर आया। फाइनली हम 2-3 दिन से ये जो देख भी रहे हैं किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं अग्रीमेंट के हवाले से, और फाइनली अब टेबल टॉक से अग्रीमेंट पे बात आ गई और इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो अब सेटल डाउन हो रही हैं कि आने वाले दिनों में अब कोई जंग, कोई वार सिचुएशन नहीं होगी। तमाम सर्कमस्टांसेस इकोनॉमिकली, मॉरली, थॉरली एक पीस के तौर पे जो है वो देखे जाएंगे, और साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है, ट्रेड है, उसके हवाले से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, बहुत ही अच्छे लेवल्स देखे जा रहे हैं। हायर साइड पे मार्केट डेली बेसिस पे जा रही है। जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है उतने ही इम्पैक्ट और उतने ही कंसोलिडेटेड जो हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है डेली बेसिस पे। आज हम तमाम जो हाईलाइट्स देखेंगे उसमें आपको बताएंगे कि मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ईरान और यूएस जो मुज़ाकरात हैं वो भी एक अच्छे तौर पे, यानी कि एक अच्छे नतीजे के तौर पे जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसका सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट ये है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, उसके ऊपर वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही ऑयल प्राइसेस यानी कि ब्रांड क्रूड एंड WTI $100 के अंदर अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कहा जाए कि 70 to 80 के डॉलर के स्पैन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहे हैं पूरे ग्लोबली इकोनॉमी को, कितना ज़्यादा रिलीफ मिला है, किस तरीके से आने वाले दिनों में बिजनेसेस प्रिवेल होंगे, और जो जियो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा साइड लाइन हो गए, अब बिजनेस की बातें होंगी। जो अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ऑन द रॉक्स दिखाई दे रही है, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में दिखाई दे रही है। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एंड फील्ड मार्शल साहब को जाता है, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी, इतनी अच्छी एक डिप्लोमेसी की, जिसके जो पर्क्स हैं हम आने वाले दिनों तक देखेंगे। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, ऑयल के प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे, आज के दिन की हाइलाइट्स देखते हैं हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की क्या परफॉर्मेंस है, किस थ्रू आउट द डे परफॉर्म किया, और साथ साथ अभी जो क्लोजिंग टाइम था उस वक्त मार्केट के क्या नंबर्स रहे। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में ओपन हुई मार्केट 1,78,922.75 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,80,507.82 के लेवल पर। लोअर वॉज 1,78,337.14। फाइनली क्लोजर 1,78,471.86, यानी कि 450.89 का फ्लैट नोट आज की मार्केट में देखा गया। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट में जहां बाइंग देखी जा रही है वहीं प्रॉफिट टेकिंग को या प्रॉफिट बुकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स देखते हैं मार्केट के अच्छे लेवल्स हैं। हमने देखा था फ्राइडे के दिन भी मार्केट में अच्छी चेंजेस देखी जा रही थी, और जो हाई लेवल्स से इसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अब इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कैसे किया जाए, यानी कि अच्छी मार्केट के अंदर पैसा भी लगाना और फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट बुक करना। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को देखें तो पॉजिटिविटी देखी जा रही है, साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स है या हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के लिए, एक पाकिस्तान का जो नाम है वो ऑनर की तरह लिया जा रहा है, किस तरीके से एक ऑनरेबल कंट्री या मीडिएटर। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान के रोल को, और दूसरा ये कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि जिस तरीके से अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और जिस तरीके से बर्गन स्टॉक्स में देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और चीज़ें किस तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगी, अग्रीमेंट के क्लॉज कैसे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो जाएगा प्रॉपर्ली, तो ये सारी चीज़ें कितना इम्पैक्ट करेंगी। क्योंकि सिर्फ अभी न्यूज़ आई है तो WTI इन ब्रांड जो है वो 70 to 80 के स्पैन में आ गया। तो आने वाले दिनों में जब सब तमाम जो एक एक चीज़ें सामने आ जाएंगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपकी जो स्टॉक मार्केट है
وہ آپ کی نیوز پہ ہی چل رہی ہوتی ہے، نیوز مارکیٹ پہ ایک پازیٹیو نیوز آتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہیں، نیگیٹو نیوز سے وہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ جو فیوچرسٹک چیزیں ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بڑا رسپونڈ کرتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو صرف پاکستان کی مارکیٹ نہیں، اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو جاپانیز سے لے کے چائنا، شنگھائی سے لے کے آپ کی جو کورین مارکیٹس ہیں، ایون یو ایس، یورپ، سبھی نے پازیٹیو ٹرینڈ شو کیا اور اراؤنڈ 20 to 30% جو ہے وہ اپ جا رہی ہیں۔ صرف دو مارکیٹس ہیں جو برا پرفارم کر رہی ہیں، نیگیٹو زون میں وہ ایک رشیا کی ہے اور ایک انڈیا کی مارکیٹ ہے، وہ کوئی اراؤنڈ 8% نیچے آئی، وچ مینس کہ پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں مارکیٹس۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی نیگوسیشن کا پروسیس ہے یہ کتنا اسموتھ اور کتنا کنسسٹنٹ چلتا ہے۔ جتنا کنسسٹنٹ چلے گا، سسٹین کرے گا، اتنی زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ریباؤنڈ جو ہے وہ آئے گا، اور اس ریباؤنڈ کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو انرجی مارکیٹ میں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ برنٹ بھی نیچے آیا، WTI بھی نیچے آیا، تو اگر یہ سسٹین کرتے ہیں اور واپس اس بینڈ کو ٹچ کرتے ہیں جو پری وار بینڈ تھا کوئی اراؤنڈ $60 to $65 کا، اگر اس کے اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان بڑی اچھی سچویشن ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ تب جب آپ کا ایک فسکل ایئر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں اگر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کا تھرو آؤٹ دا فسکل ایئر وہ مومنٹم جو ہے وہ سسٹین کرے گا۔ لیکن اگین آپ کی جیو پولیٹیکل فیکٹرز، آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے کہ وہ کتنے عرصے تک کتنا سسٹین کر کے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک بری نیوز ایک دفعہ دوبارہ کلوجر جو ہے وہ اس چیز کو امپیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو جیو اکنامکس کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر پاکستان اس چیز پہ بینک کرتا ہے، پرٹیکولرلی کس طریقے سے ایران کے ساتھ پاکستان اپنے بزنس ریلیشنز کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ہم فورسی کر رہے ہیں کہ کافی ساری سینکشنز جو ہیں وہ اپلفٹ ہوں گی، تو جو پاکستان کا تاپی والا پروجیکٹ ہے، جو پاکستان ایران گیس جی پائپ جی لائن جی۔ ہے، اگر اس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے تو شاید پاکستان کی انرجی کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا یہ جو ریلی ہے ان اسٹاک مارکیٹ، اس کو کس طرح سے مزید ڈائیورسفائی اور ہائی کوالٹی اسٹاکس کی طرف لے تو کے جایا ڈاکٹر جا خالد سکتا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ کوانٹیٹیو کس ڈبیٹ طریقے ہم سے نے دیکھی۔ پاکستان یہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں یا جس طریقے سے یہ ایک کیجول ٹاکس ہو رہی ہیں، اگریمنٹ کے طور پہ بھی ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافی قربت دیکھی جا رہی ہے اگر یو ایس اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں، تو آنے والے دنوں میں ہم ان تمام چیزوں کو بزنس اپرچونٹیز میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیسے نئے ڈورز اوپن ہو سکتے ہیں؟ مارکیٹنگ ایک جانرا بھی دیکھیں تو پاکستان اس میں ایک اب دی بیسٹ دکھائی دے رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم آنے والے دنوں میں نئی مارکیٹس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ کے نمبرز کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی بزنس جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرفارمنس ہے، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہم نے ایک ٹیکسٹ بک چینج دیکھا ہے ڈپلومیسی میں کہ یہ جیو پولیٹیکل گراؤنڈ سے ہٹ کے جیو اکنامک ڈسکشن زیادہ لگی۔ اگر آپ جی، نیگوسیشنز کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہرمز کے جو نیگیٹو امپیکٹس تھے اور اکانومی، آئل پرائسز بڑا وہ بزنسز پہ ہی تھے بالکل۔ ڈیلیبریٹلی بڑا زیادہ ڈسکس ہوتی رہی، تو پاکستان کو بھی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، خاص طور پہ پاکستان کے جو نان ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں، جو نئی ابھرتی منڈیاں ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی، افریقہ کی، لیٹن امریکہ، امریکہ کی، یورپ کی، وہاں پہ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جیو پولیٹیکل سے ہٹا کے جیو اکنامکس کی طرف لے کے آنا ہوگا۔ اپنے کامرس اتاشی کو، ٹریڈ اتاشیز کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن کے ساتھ، زیادہ اسکلفلی اب جو ہے نیگوشیٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لا سکیں۔ ایک جو انڈیکیٹر ہمیں ورسن ہوتا نظر آیا پاکستان میں وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہے، وہ کم ہوئی۔ اگر اب پاکستان اس پہ فوکس کرتا ہے اور ریجنز کو کنیکٹ کرتا ہے، نہ صرف جیو پولیٹیکلی بلکہ جیو اکنامیکلی بھی، خاص طور پہ ایران کو کنیکٹ کرتا ہے ود سینٹرل ایشیا اور چائنا، دیٹ وڈ بی اے بگ ون ون فار پاکستان اینڈ دا ریجن۔ تو تب جا کے پاکستان نہ صرف نئی منڈیاں دیکھ رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا، بلکہ اپنی جو ٹریڈیشنل گڈز ہیں اس سے ہٹ کے بھی ایونیوز دیکھے جا رہے ہوں گے۔ خاص طور پہ آپ کی انرجی مارکیٹ جو کہ رینیویبل انرجی ہے، آپ کا چائنا میں سولر کا ایک سپلائی، اوور سپلائی ہوا ہے، بیٹریز کا اوور سپلائی ہے، تو اگر نئی منڈی پاکستان چائنا کو پرووائڈ کرتا ہے ان دی فارم آف ایران یا مڈل ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا تھرو پاکستان، تو ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے انرجی سفیشنسی کی طرف جایا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایکسٹرنل شاک آپ کی انرجی مارکیٹ کو، ڈومیسٹک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اگر ایگزیکٹلی۔ پاکستان اس سم میں بھی انویسٹمنٹس لے کے آتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا پاکستان سعودی عربیہ کچھ اشتراک سے ہائیڈروجن اور
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो पाकिस्तान एक एनर्जी सफिशिएंसी की तरफ जा सकेगा। और तो डॉक्टर साथ साथ खालिद, में आप आपकी समझते हैं जो जो पेट्रोकेमिकल मार्केट जी। प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारे पास जो अब नए ऑप्शंस हैं, जो हमने ये डिमिनिश होती हुई देखी हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से या इंपोर्ट के हवाले से, ऑयल के हवाले से, तो चीज़ें क्या बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगी और पाकिस्तान अब सफिशिएंसी की तरफ फाइनली ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं इसको भी कंट्रोल कर सकेगा? क्योंकि लोकल मार्केट में प्राइस भी हाइक एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर जाता है, जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं पॉलिसी रेट के ऊपर जाता है और हमारा पूरा बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके हवाले से ही बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, दो इसमें ना दो दो पाकिस्तान के पास मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। किस तरह से एक स्ट्रैंड पाकिस्तान का ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाईज जो है उस पर फोकस कर रहा हो, ताकि आप शॉर्ट टर्म में उसको स्टेबलाइज कर सकें, खासतौर पे जो रिफाइनरीज की अपडेशन है, रिफाइनरीज की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का सोचना है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप जब तक रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल से थोड़ी सी जान नहीं छुड़ाते, तब तक आप जो है वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर सकते। तो फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को नए एवेन्यूज देखने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, विंड, सोलर, हाइड्रोजन, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी किस तरीके से पाकिस्तान डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। एक बड़ा अच्छा एवेन्यू ये है कि पाकिस्तान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की एग्जांपल लेके, जिस तरह से कार्बन टैक्स को वो रिसाइकल करते हैं, पाकिस्तान जी। भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और क्लाइमेट लेवी को रिसाइकल करे टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उससे आपकी एक नई इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही होगी, आपके स्टॉक मार्केट में नई आईपीओज जो है वो लिस्ट भी हो रहे होंगे, हाई क्वालिटी स्टॉक्स भी आ रहे होंगे, और साथ साथ में आपकी जो एक डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो भी खत्म हो रही होगी और लोगों को रिलीफ भी मिल रहा होगा। एक और चीज जो शायद करने वाली है, वो पाकिस्तान को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखेंगे जैसे ही ये वार खत्म होती है, आपके जो मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो चूंकि फूड इनसिक्योर है, वो अपने फूड सिक्योरिटी पे, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे ज्यादा राइट, इन्वेस्ट राइट। करना चाह रहे होंगे। तो पाकिस्तान उस एवेन्यू को भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकता वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपने डिटेल्स बताई हमें। खासकर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स जो हो रहे हैं और जिस तरीके से इस किया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक नई हम कह सकते हैं कि मॉडेस्ट सिचुएशन शुरू हो रही है। आईटी सेक्टर वन ऑफ दोज है। आईटी सेक्टर के हवाले से अगर आपको बताएं तो आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है, इस बार हमने $6 बिलियन की एक्सपोर्ट के हवाले से नंबर्स देखे और किस तरीके से आईटी एक्सपोर्ट एक नया जो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर एक डोमिनेंट होते हुए दिखाई दिया। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, डेली बेसिस पे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नए कोर्सेज, एआई सेक्टर, ये भी तमाम चीज़ें हैं जो पेनिट्रेट कर रही हैं मार्केट के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आईटी सेक्टर, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, उनको वेलकम करते चलते हैं। नौमान सईद साहब ने ज्वाइन किया है, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम। उससे पहले वालेकुम। हम एक रिपोर्ट देखते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सेकंड सेगमेंट का। बजट 2026-27 में आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स के लिए हुकूमत ने तवील मुद्दती इस्तेहकाम और लागत में कमी पर तवज्जो दी है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात पर 0.25% की रियायती फाइनल टैक्स रिजीम को 30 जून 2026 के बाद खत्म होने की बजाय टैक्स साल 2029 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे टेक कंपनियों और रिमोट फ्रीलांसर्स को 3 साल की टैक्स पॉलिसी का यकीन मिल गया है। वजीर खजाना ने कहा कि आईटी सेक्टर के लिए 0.25% FTR को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि सर्विसेज बरामदात अहम होती जा रही हैं और रवां साल आईटी बरामदात $4.5 अरब तक पहुंच गई हैं, जो सालाना 20% से ज्यादा इजाफा है। फ्रीलांसर्स और टेक कंपनियों के लिए एक बड़ी रुकावट क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए बैरून मुल्क अदायगियों पर 5% एडवांस टैक्स था। इसे 90% कम करके 0.5% कर दिया गया है। इससे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, क्लाउड सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन और बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स की लागत बहुत कम हो जाएगी। हुकूमत ने इस इक़दाम को गैर रस्मी चैनल्स की हौसला शिकनी और डिजिटल अदायगियों को फरोग देने के लिए उठाया है। बरामद कुनंदगान के लिए मजमूई मराहत में बरामदी आमदनी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया है, जबकि आईटी बरामदात पर लगने वाला 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम की मुद्दत 9 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है और इस पर मार्कअप 4.5% रखा गया है, ताकि वर्किंग
वर्किंग कैपिटल आसान हो। तनख्वाहदार फ्रीलांसर्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ भी दिया गया है। 35% टैक्स स्लैब की हद 4.1 मिलियन से बढ़ाकर 7 मिलियन रुपए सालाना कर दी गई है और सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स 150 मिलियन से 500 मिलियन मुनाफे वाली कंपनियों के लिए खत्म और 500 मिलियन से ज्यादा मुनाफे पर 8% कर दिया गया है। डिजिटल इकोनॉमी को दस्तावेजी बनाने के लिए बजट में यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर बैंकिंग सिस्टम के जरिए विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज है। IT वजीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने इस बजट को डिजिटल नेशन पाकिस्तान के विजन के मुताबिक करार दिया है और कहा है कि सबमेरीन केबल्स पर ड्यूटी 0% कर दी गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हो। मजमूई तौर पर IT सेक्टर को 0.25% FTR में 2029 तक तोसी, कार्ड टैक्स में 5% से 0.5% कमी, एक्सपोर्ट सरचार्ज का खात्मा और तवील फाइनेंसिंग की मराहत मिली है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट सरचार्ज ख़त्म कर दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है तो उससे ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आज IT सेक्टर के हवाले से हम बात ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें कि ग्लोबल अगर फ्रीलांसिंग रैंकिंग देखी जाए तो पाकिस्तान टॉप 3 to 4 कंट्रीज़ में अभी भी शुमार होता है और हर साल कंसिस्टेंटली ये रैंकिंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी पाकिस्तान सबसे आगे है। खासकर वो वर्कफोर्स जो इंडस्ट्री सपोर्ट्स के हवाले से एक मैसिव हम देख रहे हैं ग्रोथ की तरफ भी जा रही है, तो उसमें भी IT सेक्टर के नाम के लिए पाकिस्तानी ही आगे दिखाई दे रहे हैं। तो जहां हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो HEC ने तकरीबन 153 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें IT सेक्टर में जो एक ग्रेजुएशन है वो भी एक तो देखी जा रही है और थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल यानी कि एनुअली हमें दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से IT सेक्टर के अंदर ग्रेजुएशन की यानी कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेवरेबल कंडीशन और एनवायरनमेंट पाकिस्तान के लिए देखा जा रहा है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए। और बजट के हवाले से भी आपने रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स देखी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने मरात और जो एक लीनियंसीज हैं वो वाज़े तौर पे देखी। मैं नौमान सईद साहब से पूछती हूँ, नौमान साहब कैसे देखते हैं ये तमाम चीज़ों को, खासकर जो बजट के अंदर देखा गया और किस तरीके से गवर्नमेंट अब IT सेक्टर को प्रॉपर्ली आगे लेकर चल रही है? थैंक यू वेरी मच जी। बजट के अंदर जो टैक्स के हवाले से चीज़ें हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं, बिकॉज अच्छा है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि आपने बात की डिजिटल इकोनॉमी की, तो हमें एक डिजिटल इकोनॉमी का इकोसिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है। उसमें जो एरिया है, जो अभी तक हम जिस पे काम, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो अच्छी हो रही हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट अब हमें डबल डिजिट एक्सपोर्ट्स की तरफ देखना है और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे बैंडविड्थ चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें AI को नेशनल प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन के साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। एंड अबव ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे पास अभी तक इस एरिया के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है, बट अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ को देखेंगे तो वो बहुत हमसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो हमारे पास टैलेंट है, अब हमें लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग कंट्री से निकल के इनेबलर बनना है। इनेबलर बनने के लिए जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, जो पॉलिसी हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल, जो हमारे पास बाकी कंट्रीज़ हैं उसका हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेंड मौजूद है, फार्मूला मौजूद है, किस तरह से उन्होंने किया है। एजुकेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा, IT सिलेबस को, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, एंड इट हैज़ टू बी होलिस्टिकली बीन डन, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा टैलेंट बाहर जाता है उसके लिए भी हमें इस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिजिटली जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर भी आपका डिजिटलाइज हो गया, बाकी पेमेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस पर ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक अच्छा ओमेन है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, और आपने देखा होगा कि पिछले सालों में काफ़ी सीरियस जगहों पे साइबर अटैक्स हो चुके हैं, जी, जिससे हमारा काफ़ी डेटा लॉस हुआ है। नौमान साहब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ वो ये कि आखिरी पाकिस्तान चीज की आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, जो 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 चीज अभी इस वक्त जरूरत है वो है IT फाइनेंसिंग की। ठीक है, IT
सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जब तक उनको आईटी फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी वो उस पे मजीद वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं सकेंगे, और उसमें राइट। गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें। दूसरी तरफ एक और चीज़ है जिस पे हमने बिल्कुल अभी तक बहुत ज़्यादा काम बिल्कुल ही नहीं किया, वो है आपकी आईटी मैन्युफैक्चरिंग। जी। तो जब टोयोटा आया, सीमेंस आया, ABC XYZ आया, तो उन्होंने भी इसी तरह से शुरू किया था, पर आहिस्ता 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 असेंबली करते करते ग्रोथ उससे देखी गई, जॉब बिल्कुल। क्रिएशन ग्रोथ देखी गई, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, इससे एनेबलमेंट भी होगी। राइट। और अच्छा, अगर आप देखें, अभी आप नोमान देखें, साहब क्योंकि एक अभी सवाल सुने, वो ये कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक ह्यूज पॉपुलेशन है, इसके अंदर आईटी सेक्टर के छोटे छोटे कोर्सेज ई कॉमर्स के हवाले से या डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से 6 माह का जो कोर्स हो या 1 साल की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसके बाद एक आईटी का स्टूडेंट या फिर एक बच्चा जो होता है, अगर वो सिर्फ मैट्रिक किया हुआ हो और वो आईटी का कोई ऐसा कोर्स कर ले 6 मंथ्स का या 1 साल का, तो वो कितने आप फ्रीलांसिंग में समझते हैं कि कितनी अर्निंग उसकी हो सकती है? क्योंकि अक्सर और बेशतर हम कुछ स्कूल्स ऐसे भी देख रहे हैं जो सिर्फ टेक्निकल तालीम यानी कि स्किल सेट और आईटी सेक्टर को फोकस करके अपनी एजुकेशन को आगे लेके चल रहे हैं। ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी, लेकिन वो स्किल सेट को ज़्यादा एक प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं उनकी इनकम भी देखी जा रही है 100K या 50K पर मंथ, वो अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये एक अच्छा ऑप्शन बन गया है। ठीक है ना जी। तो जो बिगिनर होता है वो तकरीबन $100 विच इज़ लाइक 28 to 30,000 कर लेता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल वाले हैं वो 600 से $1,500 कर लेते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान का बनता है। और अगर एक्सपीरियंस्ड है तो वो महीने के आराम से 2 से $5,000 कर लेता है, जो तकरीबन 5 लाख से ऊपर का है। सो ये बात सारी ये है कि ये कंसिस्टेंसी की बात है। आप इसमें नेचुरली ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का, PSEP का, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का और बाकी सबका बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इन कोर्सेज को शुरू किया। और आप देखेंगे इस बजट के अंदर भी और वैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता आईटी को लोग पहचानने लगे। लेकिन अभी तक आईटी को एज ए इंडस्ट्री तस्लीम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। लेकिन इस पर अब लोग सोच रहे हैं, इस पर लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि मैट्रिक का जो स्टूडेंट है, डिपेंड करता है वो क्या कोर्स करता है, ये शौक की बात है। आईटी अच्छा, इज़ हमारे ऑल अबाउट। व्यूअर्स को ज़रा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कौन से कोर्सेज हैं जो अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और आने वाले दिनों में सिर्फ उन्हीं की डिमांड होनी है, तो वो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ है जिसको अप्रोच की जाए? सर देखें, एक तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि यही आप उसको डिक्लेयर करें नेशनल इंडस्ट्री है। फिर आपका इसके अंदर बहुत सारे आपकी पेमेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, ई कॉमर्स है, साइबर सिक्योरिटी है। इसके अलावा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा एआई की इम्पोर्टेंस, जो डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी फ्रीलांसर्स काम करते हैं, तो एआई ने काफ़ी चीज़ें उसमें आसान भी कर दी हैं। तो वक्त की ज़रूरत ये है कि उसको भी सीखें, ताकि आप उसके अंदर से अपना एक नया सोल्यूशन निकाल के आप एक स्टेप आगे चलें, ना कि एक स्टेप पीछे चलें। राइट। बहुत ही डिटेल्स आपने बता दी हैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी। आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा। वेल, थैंक यू सो मच नोमान सईद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। आईटी सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आईटी के हवाले से हम देखे जाएं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ज़्यादातर यूएस की मार्केट है, यूके है एंड गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो अभी एक हम कह सकते हैं आइडियल पोजीशंस दिखाई दे रही है आईटी फ्रीलांसर्स के लिए, जो कि वहाँ वो ये एक्सपोर्ट करते हैं और एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए कमाते हैं। हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज की अपडेट्स क्या है। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,47,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,83,240 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑन $4,205.77, ऑयल WTI पर बैरल $75.31, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.18। जी, कमोडिटीज़ आपने देखी। तमाम चीज़ों पे आज इकॉनमी के हवाले से अगर हम डिटेल डिस्कशन जो हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इकॉनमी के हवाले से ख़ासकर आईटी सेक्टर जो एक पेनिट्रेशन उसमें हो रही है, $6 बिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है, और साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो जियो पोलिटिकल एक सर्कमस्टांसेस हैं वो तमाम पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक फेवरेबल कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।